नमस्कार बच्चों, ओझा सर क्लास में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आपका जो टॉपिक है वो क्लास 10th में जो बोर्ड परीक्षा जो होने जा रही है आपकी, वो परीक्षा 2021 की, इस वर्ष की, जो मई में आपका उसका जो डेट तय किया गया है उसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। तो आपको मैं जो उपलब्ध कराने जा रहा हूँ वो मॉडल सेट, किस प्रकार का प्रश्न पत्र संस्कृत में आपको 2021 में पूछा जाएगा। इसी मॉडल सेट को जो कि CBSE द्वारा दिया गया है, ये इस सेट को, उसी CBSE के सेट को मैं आपके सामने मैं उसको प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। स्वाभाविक है कि 3 घंटे का प्रश्न पत्र होता है, तो वीडियो भी आपका 3 घंटा का बनना चाहिए। लेकिन चूँकि कोई भी मैक्सिमम वीडियो जो है हम लोग प्रयास ये करते हैं कि अधिक से अधिक जो है 30 मिनट से ज़्यादा का ना हो, तो इसके लिए भी ज़रूरी है कम से कम हमारा अभी का जो वीडियो है, चूँकि पूरे फुल प्रश्न पत्र को हम लोग डिस्कशन में रखेंगे। व्याकरण भाग है, आपका पठित अवबोधन है, या फिर पठित अवबोधन है, या रचनात्मक लेखनम है। ये जो 4 पार्ट से जो प्रश्न पत्र आपको पूछे जाएंगे वो किस किस प्रकार से पूछे जाएंगे। चूँकि सारा का सारा आपको पता है कि जो न्यू सिलेबस है आपका, जो रिड्यूस सिलेबस के अनुसार जो आपका इस बार जो परीक्षाएँ जो होने जा रही हैं, इसमें आपको 2 भाग से क्वेश्चन होंगे। 40 मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, और 40 मार्क्स का जो आपका जो प्रश्न पत्र होगा वो आपका सब्जेक्टिव टाइप का होगा। तो ये बात तय है कि इस प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करें और किस प्रकार का पूछा जाएगा। तो ये मॉडल सेट आपके सामने मैं आज मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। एक चीज़ और है कि प्रश्न पत्र को मैं जो डिस्कशन के साथ आपको बताना चाहूँ तो मैं डायरेक्ट आपका आंसर भी बता सकता हूँ उस क्वेश्चन को, लेकिन मैं उसको डिस्कशन के साथ इसलिए बताना चाहता हूँ कि हर बच्चों को ये जानना जरूरी है कि इस प्रश्न का उत्तर ये हुआ तो कैसे हुआ। उसको डिस्कशन करने से ये फ़ायदा होता है कि उसमें चर्चा विचार करें उसमें कि ये प्रश्न का उत्तर ये हुआ, या जो कुछ भी हो रहा है तो उसका आंसर हुआ तो कैसे हुआ। तो स्वाभाविक है कि यदि उस पर हम चर्चा करेंगे, उस पर डिस्कशन करेंगे, तो थोड़ा सा समय आपका वीडियो का जरूर आगे भागेगा। तो इसे आप शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखें, तभी आपको सारे प्रश्नों का उत्तर समझ में आएगा और अच्छी तैयारी आपकी होगी। तो चलिए हम लोग इस क्लास को अब शुरू करेंगे। तो आज का जो इसमें डिस्कशन है मैं शुरू करूं इसको। क्लियर दिया हुआ है प्रश्न पत्र का आपका जो है वो 2 स्वरूप है। 40 मार्क्स का आपको भाग अ और भाग ब, जो कि वर्णात्मक है, जो कि लॉन्ग टाइप होगा आपका ये वर्णात्मक, और बहुविकल्पात्मक प्रश्न जो है आपको वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। इसमें टोटल 2 खंड होंगे, 2 खंडोस्तः, बाकी जो निर्देश है उसी तरह से है। अब हम सीधे प्रश्न पत्र में चल रहे हैं। आपको अनुप्रयुक्त व्याकरणम जो कि 25 अंक का आपको पूछा जाएगा। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन है आपको संधि से रिलेटेड। इसमें पूरा वाक्य दिया हुआ आप देखें तो यहाँ से वहाँ तक, लेकिन आपको आवश्यकता है सिर्फ इसी वर्ड का, जो कि इसी में संधि या संधि विच्छेद आपको बताना है। जैसे कि अचिरादेव, तो अचिरादेव में यदि आप संधि विच्छेद करें तो हो जाएगा अचिरात जोड़ एव, इसमें ख आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर देखिएगा कि त जो है वो आपका ये जो त वर्ण है, ये त आपको बदल गया है द में। झलाम जसवंते, जस्त विधान इसी को कहते हैं हम लोग। प्रथम वर्ण को तृतीय वर्ण में चेंज हो जाना। तो प्रथम वर्ण के बाद देखिए त वर्ण आया है, प्रथम वर्ण के बाद आपका ये जो प्रथम वर्ण आया त हलंत, इसके बाद स्वर वर्ण आया है, इसलिए त जो है द में बदल गया। ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा देखिए, सरस्थ महान रिपुः, आलस्यम ही मनुष्यानाम सरस्थ महान रिपुः। तो सरस्थ यहाँ पर विसर्ग जो है वो ओ में बदल गया है। ठीक है ना। यदि कोई पंचम वर्ण बाद में होता है, तृतीय चतुर्थ या पंचम वर्ण, तो उस स्थिति में विसर्ग जो है वो, ये जो विसर्ग आप देख रहे हैं, ये विसर्ग ओ में बदल जाता है। और यही कारण है कि यहाँ पर जो आपका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा सरस्थो महान, है ना, ये हो जाएगा क। ठीक है ना, सरस्थो महान। ठीक है। अब अगला इसमें आप यदि क्वेश्चन को हम लोग यदि देखें तो तीसरा है इसमें कश्चित। तो कश्चित में बाद में आप देखेंगे यदि आप संधि विच्छेद करते हैं, कह जोड़ चित होता है। ये विसर्ग स जो है, इसमें जो कश्चित में जो आया हुआ जो तालब श देख रहे हैं, ये विसर्ग में चेंज हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर कह जोड़ चित, और चूँकि बाद में देखिए चवर्ग आया है, चवर्ग का उच्चारण स्थान तालु है, इसलिए यहाँ पर क में लगा हुआ जो विसर्ग है, ये जिस स में बदला वो स भी कौन सा स हुआ,
तालब श हुआ, क्योंकि बाद में तालु वर्ण होने के चलते तालब श में हमने बदला। यदि बाद में कोई अगर दंत वर्ण होता तो यहाँ पर दंत स हो जाता, यही इसका नियम है। तो यही कारण है कि यहाँ पर जो विसर्ग है वो आपको तालब श में बदल गया, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कह जोड़ चित कश्चित। नेक्स्ट है फोर्थ में अस्मात् नगरात्, है ना। यहाँ पर देखिए नगरात् में जो न है वो आपका अनुनासिक वर्ण है, मतलब जिसका कि नाक से उच्चारण करते हैं। यही कारण है कि त भी जो बदलेगा अपने अनुनासिक में बदले, मतलब त का अपना अनुनासिक हुआ दंत न, इसलिए यहाँ पर ये त भी न में हो जाएगा तो ये आधा होगा, चूँकि हलंत दिया हुआ है इसलिए आधा होगा, तो अस्मन नगरात् हो जाएगा। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन आ रहा है, अस्मन नगरात् ख। इसमें देखिए यहाँ पर न बन करके अस्मन नगरात् बना इसका, ठीक है। नेक्स्ट 5 में देखिए योजकः जोड़ तत्र, यहाँ पर योजकः जोड़ तत्र में यदि आप संधि करना है आपको यहाँ पर तो क्या होगा, योजकस तत्र हो जाएगा क, योजकस तत्र। यहाँ पर योजकस तत्र क्यों होगा, आप देखिए कि बाद में तो आया है, ठीक है ना। यहाँ पर बाद में देखिए तो आया है, तत्र का तो है, जिसका उच्चारण स्थान क्या है, लृतु लसानाम दंता, दांत है, दंत से इसका उच्चारण होता है। यही कारण है कि विसर्ग जो बदलेगा स में तो वो कैसा स होगा, दंत स होगा। तो यही कारण है कि यहाँ पर देखिए स के पहले दंत स आया है, तालब श या फिर मूर्धन श नहीं आया है, इसलिए योजकस तत्र यही स फिर टूटेगा तो विसर्ग में ऊपर ये बदल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। यहाँ पर आपको समास करना है, यहाँ पर समासम विग्रहम व कृत, सब में विकल्प दिया हुआ है। जो 40 मार्क्स के भी जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे हैं इसमें सही में सही विकल्प दिए हुए हैं, इसलिए इन सब विकल्पों की सहायता से आपको आगे को पढ़ना है। वृक्षोपरि, मैं पूरा वाक्य नहीं पढ़ रहा हूँ ताकि इसमें समय लगेगा आपको, और चूँकि बहुत सारे प्रश्न हैं इसमें तो उसको करने में काफ़ी और ज़्यादा वक्त लगेगा, इसलिए मैं डायरेक्ट जो मेन फोकस है मेन प्रश्न पर उसी पर मैं रख रहा हूँ, पूरे वाक्य को मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। तो वृक्षोपरि मतलब वृक्ष के ऊपर, ठीक है ना। तो वृक्षस्य ऊपर ये षष्ठी तत्पुरुष समास है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा वृक्षस्य ऊपरि, वृक्ष के ऊपर। ऐसे भी आप देखें तो ऊपरी के योग में, ऊपरी शब्द के योग में षष्ठी विभक्ति होती है, तो उस स्थिति में भी वृक्षस्य ऊपरि वृक्षोपरि हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दूसरा सस्नेहम, ये अव्ययी भाव समास है। स लगता है सचक्रम, चक्रेन सहितम, है ना। स जो है सह में बदल जाता है, ठीक है, या सहितम के अर्थ में। तो वही कारण है कि यहाँ भी ये सहित के अर्थ में बदलेगा और हो जाएगा स्नेहिन सहितम, स्नेह के साथ। सहित शब्द के योग में तृतीया विभक्ति होती है, सह या सहित के अर्थ में, तो सह स साथ के अर्थ में, ठीक है ना। मतलब स्नेह के साथ, प्रकृति माता सस्नेहम, प्रकृति माता जो स्नेह के साथ बोलती है, भो प्राणिनः यूयम सर्वे एव मे संतति, आप सभी मेरे संतान हैं, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर जो स होगा वो स, ये जो स देख रहे हैं ये स जब हम विग्रह में ले जाएंगे तो ये सहितम में बदल जाएगा और इसके योग में तृतीया विभक्ति होकर के स्नेहिन बन जाएगा, ठीक है। स्नेहिन सहितम इति सस्नेहम, नपुंसकलिंग होने के कारण ये, चूँकि जो भी अव्ययी भाव समास बनाते हैं तो जब अव्यय बनता है तो नपुंसकलिंग बढ़ता है और प्रथमा के एक वचन में सदा ही उसका रूप होता है। और चूँकि अकार अंत होने के कारण यहाँ पर देखिए सस्नेह शब्द, स्नेह में ह में अ लगा है इसलिए यहाँ पर महलंत हो गया, ठीक है ना। अत्वम सूत्र से महलंत हो गया। आप यदि मेरे समास वाला वीडियो को देखें तो और काफ़ी क्लियर होगा। मैं आपको बता दूं कि हमने सारे वीडियो मैंने डाले हैं, आप व्याकरण का कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है, आपका फुल सिलेबस के अनुसार मैंने अपने चैनल में ओझा सर क्लासेस में मैंने दिया है। आप उन वीडियो को ज़रूर देखें और काफ़ी अच्छा आपको उसमें प्रैक्टिस होगा, क्योंकि बहुत मैंने डिटेल्स उसमें बताया है। ये जितने सारे समास हैं, प्रत्यय हैं, अव्यय हैं, सबको मैंने बहुत ही विस्तार से बड़ा ही समझा कर बताया है, काफ़ी उससे आपको लाभ मिलेगा, इसलिए उसे आप ज़रूर से देखें। आगे देखिए फिर नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन, समयम अनतिक्रम में। यहाँ पर आपको पता है कि अनतिक्रम के लिए यथा अव्यय का हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। जब आप समास पढ़ेंगे, आपने क्लास में ही पढ़ा होगा या जब हम भी जो वीडियो में डाले हैं वहाँ बताए हैं तो उसको आप जरूर देखिएगा, वहाँ आपको पता चलेगा। तो अनतिक्रम के लिए यथा अव्यय का प्रयोग किया जाता है। और जब यथा आ गया तो अब हमेशा ही उपसर्ग या अव्यय का स्थान कहाँ होता है, पूर्व में होता है, ठीक है ना। इसी कारण से यथा चला गया आपको समयम के पूर्व, तो हो गया यथा समयम। तो देखिए यथा समयम कहाँ है, यहाँ है, यथा समयम, सही इसका आंसर हो जाएगा यथा समयम। नेक्स्ट यदि देखिए वाक्पटु, वाक्पटु
बोलने में जो निपुण है, वाक्पटु, उसी को कहते हैं। तो वाक शब्द है सप्तमी के एक वचन में वाची रूप बनता है। वाक, वाचो, वाचः, इसका शब्द रूप चलता है वाणी के अर्थ में। तो वाची पटु, वैसे भी पटु, कुशल इत्यादि शब्दों के योग में सप्तमी विभक्ति ही होती है। तो यहाँ पर देखिए वाची पटु कहाँ है, ये होना चाहिए यहाँ पर वाचः पटु, वाक पटु, वाची पटु, ये ग हो जाएगा, यहाँ पर पटु हो जाएगा। वाची पटु मतलब वाक पटु, बोलने में जो निपुण है। नेक्स्ट है पांचवा, हयाह च नागाह च, ठीक है ना। घोड़े और हाथी वहंती बोधिता, उन्हें भी बोध होता है, कहने का। तो हयाह नागाह, यहाँ पर ये द्वंद्व समास है। और द्वंद्व समास में आप देखेंगे तो जब कर्ता दो होता है तो उसको द्विवचन में रखा जाता है, लेकिन यहाँ पर दोनों का दोनों कर्ता जो है देखिए बहुवचन में है। हयः घोड़ा को कहते हैं, हय हयौ हयाः, से बालकः बालकौ बालकाः, उस प्रकार से नागः नागौ नागाः। तो दोनों को दोनों पद बहुवचन में है, तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो भी बहुवचन में होगा, इसलिए इसका हो जाएगा है नागाः। जब समस्त पद बनाएंगे तो हो जाएगा, मूल शब्द हया का मूल शब्द जोड़ देंगे तो हो जाएगा है, और नागाह दोनों मिलकर के बहुवचन में हो जाएगा है नागाह, द्वंद्व समास में। अब चलिए प्रकृति प्रत्यय में 3 नंबर की चर्चा हम लोग करें तो यहाँ पर देखिए प्रकृति प्रत्यय आपको जहाँ जुड़ा हुआ है उसको अलग करना, जो अलग है उसको जोड़ना है। तो यहाँ पर चक्षुष्मन्तः, चक्षुष्मन्तः में मूल शब्द चक्षुष है और उसके साथ मतुप प्रत्यय लगा है, तो चक्षुष जोड़ मतुप। यहाँ पर देखिए चक्षुष में जो मूर्धन्य श वाला है ये आपका शुद्ध होगा, ठीक है ना, चूँकि यहाँ पर मूल शब्द जो है यही चक्षुष में मूर्धन्य श वाला स है, जो कि फिर आगे चल करके आपका रूप बनता है मतुप के साथ, तो चक्षुष्मन्तः होता है, ठीक है ना। तो यहाँ आपका सही आंसर जो होगा वो मतुप प्रत्यय में मत बचता है और इसका रूप जो है श्रीमत की तरह चलता है, श्रीमान श्रीमंतौ श्रीमंतः। उसी प्रकार से चक्षुष्मान चक्षुष्मंतौ चक्षुष्मंतः। और बहुवचन में चूंकि कर्ता इसका विद्वांसः देखिए बहुवचन में है, इसलिए इसका जो विशेषण हुआ वो भी बहुवचन में हुआ। विद्वांसः एव कहता है विद्वान लोग ही इस संसार में नेत्रवान कहे जाते हैं। चक्षुमान मतलब नेत्रवान, ठीक है ना, नेत्रवान कहता बहुवचन में हो गया, इसलिए कर्ता बहुवचन में, इसलिए इसका विशेषण भी बहुवचन में हो गया। नेक्स्ट देखिए 2 नंबर, विचित्रा दैवगति। विचित्रा में विचित्र शब्द से टाप प्रत्यय लगा है, टाप प्रत्यय में आप बचता है, यही कारण है कि यहाँ पर विचित्रा शब्द बना। तो विचित्र जुड़ टाप विचित्रा, ठीक है। इसके अथवा में भी एक प्रश्न दिया है, कहता यदि आप इस प्रश्न को नहीं कर सकते हैं, यदि आपको 2 नंबर करने में दिक्कत है, तो इसके अथवा में देखिए दिया धूर्ताः, है ना। तो धूर्त से भी टाप प्रत्यय का प्रयोग यहाँ किया गया है, तो धूर्त जोड़ टाप इति धूर्ता, ख हो जाएगा। टाप में अ बचता है, इसमें आ, टाप में आ बचता है ना, टाप में इसमें आ बचता है, तो हो गया धूर्ता। आगे नेक्स्ट देखिए, तस्य भार्या बुद्धि जुड़ मतुप। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है कि जिस प्रत्यय से जो शब्द बनते हैं तो ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि वो शब्द जो बन रहा है वो शब्द पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है, चूँकि उसको विशेषण बनते हैं। किसी भी शब्द को आप देखेंगे जो मतुप प्रत्यय से बन रहा है, तो मतुप प्रत्यय से बनने वाला जो शब्द है वो हमेशा विशेषण होता है, तो स्वाभाविक है कि अपने विशेष्य के अनुसार होगा। यहाँ देखिए मतुप प्रत्यय यहाँ भी लगा है जो कि तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत आता है, और ये बुद्धि के साथ लगा तो बुद्धिमान पुल्लिंग में बनता है। लेकिन चूंकि यहाँ पर इसका जो विशेष है वो देखिए भार्या है, जो कि स्त्रीलिंग शब्द है, यही कारण है कि बुद्धिमान नहीं होकर के इसका जो विशेषण होगा वो बुद्धिमती हो जाएगा। बुद्धिमान का स्त्रीलिंग होता है बुद्धिमती, तो इसलिए तस्य भार्या बुद्धिमती, उसकी पत्नी जो है काफ़ी बुद्धिमती है, ठीक है। तो ख इसका सही आंसर होगा। 4th में देखिए महत् जुड़ त्व प्रत्यय से बनने वाले शब्द नपुंसक लिंग होते हैं, इसलिए यहाँ कहीं कोई परेशानी नहीं है, इसका कोई विशेषण का कोई यहाँ चक्कर नहीं है, इसलिए इसका महत्वम क्लियर कट, इसका एक ही आंसर होगा महत्वम। यही ध्यान रखना है कि तो जैसे जुड़ेगा तो म हलंत भी उसके साथ अंत में हो जाता है, यही कारण है कि महत्वम त्वम हो जाता है। जब इसको अब विच्छेद करेंगे तो म हलंत हट जाता है, सिर्फ त्व रह जाता है, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर महत्वम इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए 4 नंबर में, ये आपको वाच्य बनाना है। वाच्य में आपको मैंने बहुत कुछ बताया है, आपने यदि मेरे वीडियो को देखा होगा वाच्य में, तो थोड़ा वीडियो लंबा जरूर है, लेकिन हमें लगता है कि जो बच्चे उस वीडियो को यदि देख लें तो वो कभी ज़िंदगी में वाच्य भूलेंगे नहीं, अच्छी तरह से उनकी तैयारी हो जाएगी। क्योंकि थोड़ा सा वीडियो बड़ा है, करीब 50 मिनट के आसपास का है, लेकिन पूरा थ्रोली सोचिए कि आपका एक क्लास है, वो सारा कंप्लीट है उस क्लास में, कहीं कोई जो कुछ भी कन्फ्यूजन होता है उसमें नहीं आप में हो सकता है। यहाँ भी वही चीज़ है, यहाँ जो दिया गया है आपको कन्वर्सेशन के माध्यम से आपको दिया गया है, तो कन्वर्सेशन के माध्यम से दिया गया है। तो आदित्य कह रहा है अभिनव
किम क्रीडितुम गच्छसि, क्या खेलने के लिए जा रहे हो, तो कौन जा रहे हो, तो इसका ऑप्शन देखिए यहाँ दिया हुआ है। एक चीज़ और ध्यान देना है कि वाक्य को पहचानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे यहाँ पर देखिए जो ये वाक्य दिया गया है ये कर्तृवाच्य में है, तो हम कैसे जानेंगे कि ये वाक्य जो है आपका कर्तृवाच्य में है, ये वाक्य आपका कर्तृवाच्य में है। तो कर्तृवाच्य में यदि ये वाक्य है तो ये बात का पता आपको कैसे चलेगा। आप देखिए क्रिया जो है प्रश्न पदी में हमेशा रहेगी और हमेशा इसका जो कर्ता है उसमें प्रथमा विभक्ति लगी रहेगी। यही कर्तृवाच्य को पहचानने का सबसे आसान तरीका है। तो यहाँ देखिए जो कर्ता है, यहाँ क्रिया प्रश्नपदी वाली है, मतलब सी लगा हुआ है, तो स्वाभाविक है कि इसका जो कर्ता होगा वो त्वम होगा। जैसे सह के साथ ती लगता है, सह पठती, त्वम पठसी, अहम पठामी, तो इस प्रकार से यहाँ सी के अनुसार हो जाएगा त्वम, तो इसका सही आंसर हो जाएगा त्वम। दूसरा है अभिनव, मया तु स्वपाठ। देखिए यहाँ पर कर्ता में तृतीया विभक्ति लग गई, मतलब ये जो वाक्य है ये कर्मवाच्य का है, इसमें कर्म भी दिया हुआ है ना। स्वपाठ, मेरे द्वारा तो अपना पाठ क्या किया जा रहा है, पढ़ा जा रहा है। पठ्यते, क्रिया जो है कर्मवाच्य में है। कर्मवाच्य में क्रिया को कैसे बनाते हैं आपको पता है, आपको नहीं पता है तो मेरे वीडियो को जरूर देखिए, आपको वहाँ पता होगा किस तरह से वाच्य में कर्मवाच्य बनाया जाता है किसी भी क्रिया को। तो पठ्यते ये कर्मवाच्य की क्रिया है, पठती हो गया, अब पठती से पठ्यते बन गया कर्मवाच्य में। अब चूंकि स्वपाठ एक वचन में है ये पाठ, इसलिए क्रिया भी एक वचन में हो गई और कर्म के अनुसार क्रिया हुई। नेक्स्ट तीसरा देखिए, यदि फिर आदित्य कहता शोभनम, ठीक है, त्वम अपि लिखसी किम, तुम भी लिख रहे हो क्या। अब यहाँ पर देखिए कर्ता प्रथमा में है, क्रिया कर्ता के अनुसार है, मतलब ये भी जो वाक्य है वो कर्तृवाच्य में है, तो स्वाभाविक है जो कर्म होगा उसमें द्वितीया विभक्ति लगेगी। क्योंकि कर्तृवाच्य का यही नियम है, कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीया और क्रिया जो है प्रश्नपदी में होगी और अपने कर्ता के अनुसार होगी। प्रश्नपदी से कहने मतलब कि अब जैसे सेव का धातु रूप है तो वो तो प्रश्नपदी में नहीं चलता, आत्मनेपदी में चलता है, तो आत्मनेपदी का भी हो सकता है, ये ऐसा नहीं कि उसका आत्मनेपदी का नहीं हो सकता है, लेकिन कर्मवाच्य वाले रूप में वो नहीं होगी, ठीक है ना, कहने के तात्पर्य है। तो यहाँ पर हो जाएगा त्वम के अनुसार निबंधम द्वितीया, इसमें निबंध शब्द है, निबंध प्रथमा हो गया निबंधम, तुम निबंध को लिख रहे हो, ठीक है, तुम भी निबंध को लिख रहे हो क्या। अभिनव कह रहा है, अभिनव न नहीं, गणितस्य अभ्यासः क्रियते, मेरे द्वारा तो गणित का अभ्यास किया जा रहा है, मया, यहाँ तृतीया हो जाएगा मया, मतलब वो बता रहा है कि नहीं मैं गणित का अभ्यास मेरे द्वारा जो है। अब देखिए क्रियते से पता चल रहा है कि क्रिया जो है वो कर्मवाच्य वाली क्रिया है, आत्मनेपदी में उसका लगता है प्लस यक प्रत्यय लग करके य लग जाता है किसी भी धातु से, ठीक है ना। कहने का तात्पर्य है यदि आपका पट धातु पठती पठत रूप चलता है तो पट से य लगा दीजिए और आत्मनेपदी का जो ते अंत्य चलता है वो लगा करके आप पठ्यते, इस तरह से आप रूप कर्मवाच्य का बना सकते हैं, बनाया जाता है। तो यहाँ वही बात है, तो क्रियते में आपको कर्ता में तृतीया विभक्ति हो गई, तो इसलिए मया, जवाब देने वाला तो यही कहता है कि मैं तो गणित का अभ्यास कर रहा हूँ या फिर मेरे द्वारा गणित का अभ्यास किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इसमें जो देखिए तो सबसे आसान पोर्शन आपके ग्रामर में ही होता है, सिर्फ आपको यहाँ से भरते जाना। 5:30 बज रहा है तो 5:30 बजे को आपको क्या कहते हैं, सार्ध पंचवादने, सार्ध मतलब साढ़े होता है, हम लोग हिंदी में जो यूज करते हैं साढ़े, सवा, है ना, पौने, ये सब जो यूज करते हैं उसके लिए सवा साढ़े के लिए हम लोग जो है कहते हैं 5:30 बज रहा है, 5:30 को हिंदी में 5:30 बज रहा है, इसलिए उसके लिए वो सार्ध का प्रयोग करते हैं, तो सार्ध पंचवादने। इस प्रकार से दूसरा है 6 बज रहा है, तो यहाँ तो क्लियर कट है 6 बज रहा है, तो इसमें कहीं कोई सवा साढ़े का बात ही नहीं है, तो सीधा षड्वादने सही आंसर जो हो जाएगा। षड मतलब 6, वादने मतलब बजने पर 6 बजे। उसी प्रकार से फिर है 7:30 मतलब 7:30 बजे, तो सार्ध सप्तवादने क हो जाएगा आपको, सार्ध सप्तवादने। फोर्थ में 4:30 बजे, सार्ध चतुर्वादने, ख इसका आंसर हो जाएगा। सार्ध मतलब 4:30 मतलब चतुर्वादने, ठीक है। फिर है 8:45, 8:45 मतलब 8:45 बज रहा है। यहाँ पर बच्चे ज़्यादा गलती करते हैं, जैसे 8:45 की बात होती है तो आपका ध्यान 8 की तरफ चला जाता है, तो पौने के लिए हम लोग पादोन शब्द का प्रयोग करते हैं, 9:45 बजे, 8:45 बजे, 7:45 बजे, तो उसके लिए पौने के लिए हम लोग पादोन का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये है कि जैसे आप पादोन कहते हैं तो फिर आपका ध्यान जो है ये पीछे वाले शब्द पर चला जाता है, तो वहाँ नज़र पड़ता है 8 पर, जबकि वहाँ पर क्या हो गया 9:45 बज गया। वहाँ पर आपको एक बढ़ा करके बताना चाहिए, तो हो जाएगा 9 वादने, इसलिए पादोन 9 वादने। यहाँ पर अव्यय को भरना है, सही अव्यय आपका क्या है, तो यहाँ पर उचित अव्यय वाक्यों के अनुसार आपको वाक्य यहाँ दिए गए हैं 6 में।
ठीक है ना। तो उचित अव्यय पदम चिनुत, सही अव्यय पद को चुनना है। छात्रा पादपान सिंचन्ति, छात्र जो है पौधों को सींच रहे हैं। तो इदानीम इस समय, चूंकि यह मतलब होता है बीता हुआ कल, श्वः मतलब होता है आने वाला कल, इसलिए यहाँ पर यह या श्वः तो होगा नहीं, चूंकि घटना वर्तमान काल की है। सिंचन्ति मतलब अभी सींचा जा रहा है, अभी सींच रहा है छात्र, इसलिए इदानीम। सेकंड में है दुर्वहम जीवितम जातम, दुर्वहम मतलब बड़ा ही कष्ट पूर्ण है जीवन जीना, ठीक है ना। तो अत्र जो आपने देखा होगा, जो प्रथम चैप्टर सूची पर्यावरण का, वहीं से ये वाक्य लिया गया है। दुर्वहम अत्र जीवितम जातम, यहाँ जो है मतलब इस नगरीय व्यवस्था में जहाँ प्रदूषण काफ़ी है, वहाँ पर जीवन जीना बड़ा ही दुर्लभ कार्य है, तो इसलिए हो जाएगा अत्र, ठीक है ना। फिर 3 में निर्जन स्थाने, कहता निर्जन स्थान पर रोदनम, रोना वृथा भवति, बेकार होता है, क्योंकि वहाँ पर कोई मदद करने के लिए नहीं आता है। इसलिए यदि कोई निर्जन स्थान है जहाँ पर कि कोई आदमी आता जाता नहीं, वहाँ पर आप रोएं गाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट 4th है गणितस्य परीक्षा अभवत, गणित की परीक्षा हुई। यहाँ पर ध्यान देना है कि अभवत, अभवत क्रिया लंग लकार की है। लंग लकार मतलब पास्ट टेंस, भूतकाल में, तो भूतकाल में है, तो गणित की परीक्षा हुई मतलब कल हुई। तो यहाँ पर देखिए यह स्व दिया हुआ है, ऊंचाई भी दिया हुआ है, तो गणित की परीक्षा जोर से हुई ऐसा तो नहीं कह सकते हैं, है ना। धीरे से हुई स नहीं, वो भी नहीं कह सकते हैं, मतलब यह कल हुई, बीता हुआ कल, यस्टरडे, है ना। तो गणित की परीक्षा कल समाप्त हुई मतलब पूर्ण हुई, कहने का तात्पर्य है। नेक्स्ट 7 नंबर देखिए, यहाँ पर आपको अशुद्धि संशोधन करना है, जो अंडरलाइन किया गया है, जो ऑप्शन दिया गया है इसी ऑप्शन से चुन करके भरना है। कहते हैं भवान फलम खादो, आप फल खाएं। खादा जो है लोट लकार का रूप दिया गया है मध्यम पुरुष का, जबकि कर्ता यहाँ पर प्रथमा विभक्ति के एक वचन में है, ठीक है ना। तो प्रथम व्यक्ति के एक वचन में है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा खादतु। जैसे कि रामः पठतु, तो रामः प्रथमा के एक वचन में है, उस प्रकार से पठतु क्रिया लोट लकार के प्रथमा के एक वचन में होना चाहिए। खादत तब सही होता जब यहाँ पर भवान के जगह पर त्वम लगा रहता, त्वम युवाम यूयम, यदि त्वम लगा रहता तब फिर खादो ठीक था। लेकिन चूंकि यहाँ पर भवान दिया गया है, तो भवान के अनुसार ये प्रथमा एक विभक्ति के एक वचन का है, इसीलिए इसके अनुसार खादो नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा खादतु, ठीक है। इसलिए यहाँ पर खादतु हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट देखिए वृक्षानि हरिताः सन्ति, यहाँ पर जेंडर की गड़बड़ी है, लिंग की गड़बड़ी है, वृक्षानि नहीं होता है, वृक्ष पुल्लिंग शब्द है, तो इसलिए यहाँ पर वृक्षानि नहीं को होकर क्या हो जाएगा, वृक्षा हो जाएगा। वृक्षा हरिताः सन्ति, वृक्ष हरे हैं, ठीक है ना। तीसरा है इसमें सह ग्रामम गच्छन्ति। अब देखिए कर्ता सह दिया हुआ है, मतलब प्रथमा के एक वचन में है, तत् का शब्द रूप है, सह तौ ते तम तौ तान रूप चलता है, तो सह है, तो यहाँ पर जो है गच्छन्ति बहुवचन में है, क्रिया जबकि बहुवचन में दे दिया गया, जो कि गलत है। तो मतलब कहने का क्या है कि सह ग्रामम गच्छति, सही आंसर हो जाएगा ती, सह के अनुसार ती। 4th में आगमिष्यति, आनंदः ह्यः न आगमिष्यति, कहता आनंद जो है कल नहीं आएगा। यहाँ पर ह्यः को आपको ध्यान में रख करके क्रिया को ठीक करना है। तो ह्यः मतलब होता है बीता हुआ कल, जब भी वाक्य में ह्यः आए तो क्रिया को आपको जो है वो लंग लकार में लेकर के जाना चाहिए, जबकि यहाँ पर क्रिया किस में है, ये लिरिट लकार में है ना, जो कि ये गलत है ना। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आगच्छत, सही आंसर हो जाएगा आगच्छत, है ना। यहाँ पर लिट लकार में जो कि गलत है, इसलिए आपका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपको आगच्छत, ये सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ह्यः लगा है। यही यदि ह्यः के जगह पर यदि स्वः रहता तो आगमिष्यति सही हो जाता, है ना। लेकिन चूंकि यहाँ पर स्वः नहीं है, स्व मतलब तालव्य स्व, आने वाला कल, है ना, टुमारो जिसको हम लोग कहते हैं, इसलिए यहाँ पर आपको ह्यः के कारण जो है यहाँ पर आगच्छत होगा, ये सही आंसर है। नेक्स्ट 8वां देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपको अब आपका ये टेक्स्ट बुक से शुरू हो रहा है ऑब्जेक्टिव के रूप में, ठीक है ना। तो इसे अब हम शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। यहाँ जो है देखिएगा कि प्रश्नवाचक पद का प्रयोग किया गया है, प्रश्नवाचक शब्द आपको चुनने हैं,
जिसको कि हम लोग इंग्लिश में इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। प्रश्नवाचक पर ही मैंने काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाया है, आप ज़रूर उस प्रश्नवाचक वाले वीडियो को जरूर देखिएगा, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। और इसके बाद आप बताइएगा कि रियल में वो वीडियो कितना आपको समझने में काफ़ी मदद किया है, ठीक है ना। बड़ा ही सरल भाषा में, बड़ा ही सरल तरीके से उसको बताया गया है। यदि उसको आप देख लेंगे तो ये सही बनाना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर, यदि इसकी चर्चा करें हम लोग, प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनाया जाता है, कौन कौन से शब्द हैं जो प्रश्नवाचक के लिए प्रयोग कब कब किया जाता है, कहाँ कहाँ किया जाता है। यहाँ देखिए महानगरेषु, ये स्थानवाची शब्द है। कहते हैं महानगरों में वाहनों की जो है अनंत पंक्तियाँ होती हैं, तो कहाँ, कुत्र। यहाँ पर स्थानवाची शब्द के लिए हम लोग कुत्र शब्द का प्रयोग करते हैं। कुत्र मतलब कहाँ, तो महानगरों में, ठीक है। फिर उसी प्रकार से अगला है सेकंड, चपेटया। चपेटया मूल शब्द चपेटा है, थप्पड़ जिसको हम लोग कहते हैं, थाप। तो यहाँ पर है चपेटया, तो चपेटया में तृतीया विभक्ति लगी है। और चपेटया जो है, चपेटया का मूल शब्द हो गया चपेटा, जो कि रूप लता की तरह चला, और चूंकि संज्ञा शब्द है इसलिए, और संज्ञा है और स्त्रीलिंग है, संज्ञा के साथ साथ स्त्रीलिंग है और तृतीया के एक वचन में है, इसलिए इसके लिए हम क्या करेंगे, कया करेंगे। किम का स्त्रीलिंग में और तृतीया के एक वचन में लेकर के चले जाएंगे। चूँकि मैंने पहले आपको बताया है कि कोई भी जो संज्ञा हो तो उसके लिए किम का शब्द रूप चलाना चाहिए। अब डिपेंड करता है कि पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, एक वचन में है, बहुवचन में है, जो विभक्ति लगी है उसी विभक्ति में आपको लेकर के जाना चाहिए, ठीक है। उस प्रकार से फिर नेक्स्ट तीसरा है, मयूरस्य नृत्यम प्रकृति आराधना अस्ति। यहाँ पर प्रकृति शब्द में आपको प्रश्नवाचक बनाना है। तो प्रकृति में मूल शब्द प्रकृति है, स्त्रीलिंग है, और षष्ठी के एक वचन में होता है प्रकृति, तो इसका सही रूप हो जाएगा कस्याः, ठीक है ना। प्रकृति शब्द स्त्रीलिंग है, संज्ञा शब्द है, और षष्ठी की एक वचन की विभक्ति इसमें लगी हुई है, तो इसलिए आप भी क्या करेंगे, किम के शब्द रूप में जाएंगे और षष्ठी के एक वचन में आपको जाना है। नेक्स्ट चलिए ये 4 में, सुराधिपः ताम अपृच्छत। सुराधिपः बालक की तरह रूप चला, पुल्लिंग शब्द है, प्रथमा के एक वचन में है, इसलिए यहाँ पर इसका सबसे सिंपल प्रश्नवाचक बनेगा कह, ठीक है ना। सुराधिपः ताम अपृच्छत, कौन, किसको पूछा, ठीक है। नेक्स्ट 5वां, तस्मै। तस्मै में आपको प्रश्नवाचक बनाना है। तो तस्मै में आप प्रश्नवाचक कैसे बनाएंगे, चूंकि इसमें विभक्ति देखेंगे, पुल्लिंग शब्द है, तत् का शब्द रूप है, पुल्लिंग चतुर्थी एक वचन, तो इसके लिए भी जो देंगे वो हो जाएगा पुल्लिंग के चतुर्थी एक वचन में कस्मै। तस्मै के लिए कस्मै, किसके लिए, तो उसके लिए। तो उसके लिए का जो प्रश्नवाचक बनेगा वो किम का पुल्लिंग बनेगा और चतुर्थी के एक वचन में बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट है 6 में, विद्वांसः ज्ञान चक्षुभिः नेत्रवन्तः कथ्यन्ते। संसार में जो विद्वान है, तो यहाँ पर विद्वांसः देखिए, विद्वान, विद्वांसो, विद्वांसः प्रथमा के बहुवचन में है और पुल्लिंग शब्द है, तो यहाँ पर कह, कौ, के, तो इसका जो सही प्रश्नवाचक बनेगा वो पुल्लिंग का किम का शब्द रूप चलाएगा, क्योंकि संज्ञा शब्द है। विद्वांसः जो है वो संज्ञा है, और संज्ञा होने के चलते प्रथमा के बहुवचन में है, इसलिए कह, कौ, के, किम का रूप पुल्लिंग के बहुवचन में चलाएंगे तो हो जाएगा के। नेक्स्ट 9 नंबर आप यदि देखिए, इसमें प्रसंग के अनुसार उचित अर्थों को चुनना है। मतलब आपने जो बुक पढ़ा है सेम उसी, उसमें जो प्रसंग में जो सही अर्थ यूज हुए हैं उन्हीं अर्थों को आपको सही रूप से यहाँ चुनना है। कई बार ऐसा होता है कि एक शब्द का कई अर्थ होता है, लेकिन यहाँ पर वो बात नहीं है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि उस प्रसंग में जो आया अर्थ उसी को आपको चुनना है। जैसे रसालम, रसालम का यहाँ पर सही अर्थ है आम्रम। 9 मालिका रसालम मिलिता, 9 मालिका जो है वो रसाल आम के वृक्ष के साथ मिल गई, तो इसमें हो जाएगा आम्रम। दूसरा हम देखिए भार्या, पुत्र द्वयोपेता, यहाँ पर भार्या का जो सही शब्द है वो है पत्नी। राजपुत्र की जो पत्नी है, राजपुत्रस्य भार्या पुत्र द्वयोपेता पितृगृहं प्रतिचलिता। राजपुत्र की जो पत्नी थी अपने दोनों पुत्रों के साथ अपने मायके की तरफ वो चल पड़ी है, तो पत्नी होगा इसका सही आंसर प्रसंग के अनुसार। तीसरा देखिए जवेन, वृषः जवेन गंतुम अशक्ता आसीत। वृष जो था, वो जो आपका बैल था, वो तेजी से चलने में असमर्थ था, तो तीव्र गत्या, जवेन का मतलब हो गया तीव्र गत्या, तेजी से, तीव्र गति से। 4th में करी च सिंहस्य बलम जनाति, कहता है करी कहते हैं हाथी को, मूल शब्द करीन है, करी करीनो करीन इसका रूप चलता है, तो इसका सही शब्द हो जाएगा गजह, पर्यायवाची शब्द इसका यदि देखिए तो, ठीक है ना, सही। 5वां में है माम निज गले बद्ध्वा चल सत्वरम, कहता है मुझको जो है अपने गले में बांधकर शीघ्रता से चलो, ठीक है ना। वो जो सियार जो है वो सिंह को कह रहा है, तो यहाँ पर सत्वरम का अर्थ है शीघ्रम, ठीक है। नेक्स्ट यदि आप आगे देखें तो 10 में है भाषिक कार्यम। भाषिक कार्यम से कहने का तात्पर्य यह है कि जो उसमें
आपके बुक से संबंधित जो प्रश्न हैं, जिसमें कि ग्रामर से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, विशेषण विशेष्य क्या है, कर्ता क्रिया क्या है, उससे संबंधित यहाँ पर आपको विकल्प के साथ दिए गए हैं। तो इसको आपको सही सही बनाना है। तो अब चलिए यहाँ पर भाषी कार्यक्रम के लिए यदि आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 10, दुर्दान्तैः दशनैः अमुना स्यान्नैव जनग्रशनम अस्मिन् वाक्ये विशेष्य पदम किम। तो यहाँ पर विशेष पद पूछ रहा है कि विशेष पद क्या है, तो ये पता आपको यहीं से चलेगा। दुर्दान्तैः जोड़ दशनैः जोड़ अमुना, 3 शब्द आता है, संधि विच्छेद यदि तोड़िएगा तो स्यात् जोड़ न जोड़ एव स्यान्नैव जनग्रशनम। तो दुर्दांत जो है, कहता दुर्दांत दांतों से, है ना, अमुना इससे, स्यात् न जनग्रशनम, ऐसा ना हो कि अपने दुर्दांत दांतों से, जो कल कारखाने की जो बातें हो रही थी सूची पर्यावरणम में, आपने जो श्लोक जो पढ़ा होगा वहीं से लिया गया है। तो कहता दुर्दांत दांतों से, तो यहाँ पर दशनैः जो है इसका विशेष्य पद होगा और दुर्दांत जो है उसका विशेषण पद होगा। कैसे दांतों से, तो दुर्दांत दांतों से, भयंकर दांतों से, ठीक है ना। अगला है 2, कहता मार्गे गहन कारणे एकम व्याघ्रम ददर्श अत्र वने। कहता इस वाक्य में, ये जो पूरा वाक्य दिया गया, इस वाक्य में वने इत्यर्थ है, इस अर्थ में, मतलब वन के अर्थ में कौन सा पर्यायवाची शब्द प्रयुक्त हुआ है। तो वने मतलब होता है कानने, जंगल, कानन मतलब भी जंगल, वन मतलब भी जंगल, तो इसका दोनों का पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है। इत्यर्थ है मतलब इसी अर्थ, मतलब वन के अर्थ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, यदि आप देखें, सह ऋषभ हलम उड्ढ्वा गंतुम अशक्तः क्षेत्रे पपात। कहता अत्र क्रियापदम किम अस्ति। कहता ये जो वाक्य दिया गया है, इस वाक्य में क्रियापद क्या है। अत्र मतलब इस वाक्य में, ठीक है ना। क्रियापदम किम, क्रियापद क्या है, तो यहाँ पर देखिए कर्ता हो गया सह और क्रिया है पपात। पत धातु का रूप है लिट लकार में, जो आपको जो भूतकाल के अर्थ में लिट लकार होता है, जो ऐतिहासिक घटनाएं होती है उसको बताने के लिए। तो पपात यहाँ पर क्रिया है, तो इसलिए यहाँ पर सही इसका आंसर हो जाएगा क्रियापदम के लिए पपात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि देखिए, कहता निमित्तम उद्देश्य ही यह प्रकुप्यति ध्रुवम स तस्यापगमे प्रसिद्धति। कहता है कि ये जो वाक्य दिया गया है, कहता अस्मिन वाक्य, इस वाक्य में प्रकुप्यति, ये क्रियापद दिया गया प्रकुप्यति। तो प्रकुप्यति इत्यस्य किम विलोम पदम, इसका विलोम पद क्या आया है प्रकुप्यति का। प्रकुप्यति मतलब होता है प्रकृष्ट रूप से कुपित होना, क्रोधित होना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रसिद्धति। प्रसिद्धति मतलब प्रसन्न होना, तो ख इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रसिद्धति मतलब प्रसन्न होता है और कुप्यति मतलब क्रोधित होता है, प्रकुप्यति। नेक्स्ट 5वां है, कहता क्रुद्धः सिंहः वानरम प्रहर्तुम इच्छति। क्रोधित सिंह जो है वानर पर प्रहार करना चाह रहा है। अस्मिन वाक्य विशेषण पदम प्रयुक्तम, इसमें विशेषण पद कौन सा आया है, तो कहने का मतलब सिंह विशेष्य हो गया और क्रुद्ध जो है उसका विशेषण पद हो गया। तो इसलिए यहाँ पर इसका सही आंसर होगा क्रुद्ध। क्रुद्ध सिंह, क्रोधित सिंह, कैसा सिंह, तो क्रोधित सिंह, तो क्रोधित क्रुद्ध विशेषण पद हो गया। नेक्स्ट 6 में है, आदेशम प्राप्य उभौ प्रचलताम। आदेश को प्राप्त करके दोनों चल पड़े। कौन चल पड़े, दोनों, उभौ। यहाँ पर जो है कहता अर्थ अत्र कर्तृपदम की, अत्र मतलब इस वाक्य में, इस वाक्य में कर्तृपद मतलब कर्ता पद कौन सा है, तो कर्ता पद के लिए देखिए क्रियापद क्या है, प्राचलताम, मतलब द्विवचन में है ना। अचलत अचलताम, तो यहाँ पर द्विवचन में है, तो इसका सही कर्ता हो जाएगा उभौ, है ना। इसका सही में इसका कर्ता हो जाएगा उभौ, दोनों चल पड़े, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए उभौ हो जाएगा। 7 में पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्याधनम महत्। अत्र विशेषण पदम किम अस्ति। इस वाक्य में कह रहा है कि विशेषण पद कौन सा है, तो विद्याधनम महत्, महत् विद्याधनम, महत् जो है विशेषण पद है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा महत्। चूँकि विद्याधनम यहाँ पर ये जो होगा वो विशेष्य पद होगा और महत् इसका विशेषण पद होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलिए ये 7 में, तस्य मृत शरीरम राजमार्गम निक्षा वर्तते। उसका मरा हुआ शरीर जो है वो राजमार्ग के नज़दीक है, ठीक है। ये इस वाक्य का अर्थ है। कहता यहाँ निकटे इत्यर्थे किम पदम दत्तम, का निकट के अर्थ में, समीप के अर्थ में यहाँ पर कौन सा शब्द आया है, तो निक्षा आया है। निक्षा मतलब नज़दीक, तो निक्षा मतलब नज़दीक होता है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपको निक्षा, ठीक है। ये आपका आज का ये ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड जो 40 नंबर का प्रश्न था, 40 अंक जिसमें आपको मिलने हैं, वो इसी प्रकार से रहेंगे, ठीक है। ये बात फाइनल हो गया, तय हो गया। अब इसके बाद जो शुरू होगा वो आपका लॉन्ग टाइप जो आंसर होगा, उसका आंसर हम लोग अब दूसरे पार्ट में देखेंगे, जिसमें कि पठित अवबोधन है या फिर राइटिंग सेक्शन है, चित्र देख करके लिखना इत्यादि इत्यादि, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप हमें आज्ञा दीजिए, और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप उसे ज़रूर
सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि दूसरे बच्चों को भी लाभ मिल सके, वो भी इसका लाभ उठा सकें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।